अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 द सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस कर रहे थे इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज हमने देखना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट इंट्रोडक्शन जो था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस क्या है। सबसे इनर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एनिमल्स में सेंटर में मौजूद होती है, जबकि प्लांट्स में वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाती है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देखे थे कि 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के। सबसे पहले थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें न्यूक्लियस की तो फर्स्ट वन थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकंड थी न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड थी न्यूक्लियोलस और फोर्थ थी क्रोमोसोम। वन बाय वन मैंने आपको बताया था, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी किसी भी सेल की आउटर जो थी वॉल थी वो थी, इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की जो आउटर वॉल होगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प, जो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है न्यूक्लियस को, उसको कवरिंग दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसकी आउटर कवरिंग है। ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये जिस तरह पहले एनिमल और प्लांट सेल हमने पढ़ा, इसके दरमियान में क्या था, न्यूक्लियस था। ये मिड वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो मैं आपको शो करूँ ग्रीन कलर में, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इटसेल्फ भी नेक्स्ट 2 में डिवाइड होती है। एक होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफरेंट इसके भी। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी, जिस तरह इसके अंदर कंपोजिशन में हमने देखा था, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, इसी तरह से। और इसकी क्या थी, फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, प्रोटीन्स इम्बेडेड होती हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर पोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही इम्बेडेड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो कंटिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था, जो क्या कर रहा था, जिसके अंदर 2 पार्ट्स थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था न्यूक्लियस और इसके साथ नीचे जो ब्लू में मैंने बनाया है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस होती है, यानी कि उसके साथ होती है, विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती है, ताकि न्यूक्लियर पोर्ट जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना हो तो उसके हेल्प दे सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट वाला था जो था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नीचे वाला होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ने क्या करना होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करनी है। जो स्मूथ है उसने लिपिड की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, मेटाबॉलिज्म करनी है, फैटी एसिड्स की, डिफरेंट फंक्शन थे, ठीक है, डिटेल में आपने देखा था। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन इसकी अटैच होती है, कंटिन्यूस होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, आउटर न्यूक्लियर पोर होते क्या हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद पोर कार्ड न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम पे आओ आप। इस डायग्राम में ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ठीक है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में ये जो बाई ग्रीन वाला पोर्शन है, जो कवरिंग है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प, ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प, यहाँ इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर आओ तो आपको मैंने बताया 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन तो ये हो गई न्यूक्लियर इन्वेल्प हमारा जो है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रा करूँ तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, जो अपनी डिफरेंट राइबोसोम्स की प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। अब अंदर की बात करें तो ये जो ब्लू मैंने एक लाइन ड्रा की है ये वाली, और जो आउटर इन्वेल्प है, इनके दरमियान गोल गोल मैंने कुछ पोर्स ड्रा किए हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इनको हम गोल गोल स्ट्रक्चर को क्या कहना है, राउंडेड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, इसके अंदर से जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, हमने कहा था ना कि इसके अंदर क्या बन रहा है, राइबोसोम सिंथेसिस एंड न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसके अंदर क्या बन रहा होता है, राइबोसोम्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं।
अब वो प्रोटीन और राइबोसोम्स तो बन गए न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने बाहर किस तरह जाना है, तो इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से वो चीज़ें जो हैं मूव करेंगी फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके मिड वाला स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोलस है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट इनके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था, राइबोसोम साइट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर होती क्या करती हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल हैं। उसके बाद जो अंदर वाला मटेरियल है, ये वाइट वाला यानी कि फ्लूइडी पार्ट जो इसका है, ठीक है, सैप पोर्शन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, बाज़ बच्चे जो हैं न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्स कर देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म शायद कहते हैं कि मेम्ब्रेन है, प्लाज्म से ना कुछ कह देते हैं मेम्ब्रेन है। मुझे भी इवन के जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी, मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो मुझसे हमेशा मिक्स हो जाता था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये फ्लूइड होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है फ्लूइड, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, उसके बाद है अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो बेटा ये वेरी करती है हर सेल के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है हर सेल का अपना, ब्लड सेल्स का अपना होता है, स्पर्म सेल्स का अपना न्यूक्लियस होता है, जो एग सेल्स होते हैं उनका अपना न्यूक्लियस होता है, मसल सेल्स का अपना न्यूक्लियस है, स्केलेटल मसल्स का अपना न्यूक्लियस है। हर सेल हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है, हर एक का अपना अपना न्यूक्लियस है। तो हर एक के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ पोर जो हैं, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपकी बुक पे 2 टाइप्स की दी गई है, एक है डिफरेंशिएटेड सेल और एक है अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब डिफरेंशिएटेड सेल क्या है, वो सेल जिन्हें पता है कि हमने क्या बनना है, वो बन चुके हैं, कंप्लीट उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो चुकी है। उसके एग्जाम्पल में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड सेल कौन से सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिनकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी है, इनके जो एक स्ट्रक्चर में अडॉप्ट कर चुके हैं अपने आप को, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक स्पर्म और एग्स जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं। अब हमें नहीं पता इससे क्या एग और स्पर्म के मिलने से मेल बनना है, फीमेल बननी है, ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये अभी तक कंप्लीट अडॉप्ट अपने आप को नहीं किए इन्होंने, ठीक है। डिवीजन इनकी अभी होनी है, इनकी ग्रोथ होनी है, इनकी डेवलपमेंट होनी है। तो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं एग और स्पर्म सेल्स। जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं इनकी एग्जांपल्स में आते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब नंबर ऑफ पोर्स की अगर बात करें तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ पोर्स 3 to 4 होते हैं, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस है। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो ये मैं पोर्स को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कितने बताया, एक न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 पोर्स होंगे। इन 4 पोर्स के जरिए ही रेड ब्लड सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होगा। लेकिन अगर मैं एग सेल्स की बात करूं, अनडिफरेंशिएटेड सेल की बात करूं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 3000 के राउंड अबाउट जो है नंबर ऑफ पोर्स होते हैं। तो आप 3000 ड्रा कर लो, ठीक है, बिल्कुल स्मॉलर पोर होंगे, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पे आप 3000 ड्रा कर लो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों डिफरेंस है नंबर ऑफ पोर्स डिफरेंशिएटेड सेल में, क्यों डिफर है एग सेल में। तो इसका आंसर भी इसी सेल के नेम में ही है, अनडिफरेंशिएटेड। अभी देखो इनकी ग्रोथ होनी है, इनकी डिवीजन होनी है, ठीक है। इन्होंने अपने आप को एक ऐसी चीज़ सेल में, स्पेसिफिक सेल में अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए देखो इनके फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, अलो करना पड़ेगा, प्रोटीन जाएँ, एंजाइम जाएँ सेल के अंदर, हर एक ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनकी डेस्टिनेशन तो कंप्लीट है, ठीक है, उन्हें पता है क्या है हमारी डेस्टिनेशन, इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ पोर्स कम होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वाई नंबर ऑफ पोर्स आर लेस इन डिफरेंशिएटेड सेल एज कम्पेयर टू अनडिफरेंशिएटेड सेल। आपने आंसर मुझे करना है इसका। इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या बन रही है, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, डीएनए, आरएनए उसने मूव करना है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पड़ी हैं, जिन ऑर्गेनेलिज तक इसने ये वाला पोर्स ने अपना पहुंचाना है, ठीक है, मटेरियल। उसके बाद ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइडी पार्ट होता है, जो सैप मटेरियल होता है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के अंदर, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या है फंक्शन, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने सिंथेसिस करनी है डीएनए की और आरएनए की, ठीक है।
न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइडी पार्ट है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनएज। अब देखो इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स आ गए इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन में जस्ट क्या था, न्यूक्लियर इनवेल्प जो क्या था, कंटिन्यूस था विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इनर है ये है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स हो रही है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए ब्लैक वाले पोर्शन में, ये इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल जो डिवीजन सेल जब हो जाता है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तब किस में चेंज होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। वो जो सेल हमने पढ़ा था कि अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ठीक है, डीएनए एंड क्रोमोसोम। लेकिन अगर डिवाइड हो जाए सेल, उस फेज में चला जाए, सेल डिवीजन में चला जाए, मियोसिस में, माइटोसिस में चला जाए, तो यही वाले क्या हो जाएंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल के स्ट्रक्चर को और न्यूक्लियोलस को इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।